नमस्कार। आज मैं फिर आपके सामने आरुषि हत्याकांड के जो तीन पार्ट में जो मैंने आपको फैक्ट्स और उसके बाद अपनी ओपिनियन बताई थी, उस संबंध में बहुत ढेर सारे सवाल, बहुत ढेर सारी शंकाएं आप लोगों ने व्यक्त की हैं। 8 के आसपास मेल और करीब करीब 350 कमेंट्स ऐसे हैं जिसमें आपने, हालांकि कुछ शंकाओं का समाधान मैंने कर रखा है, लेकिन फिर भी आपकी तरफ से तमाम शंकाएं हैं। मैं ये चाहता हूं कि किस्सा कोई परिवार जो इतने दिन से परेशान था कि दरअसल आरुषि हेमराज हत्याकांड में हुआ क्या था, फैक्ट्स के साथ बाकी सारी चीज़ें मैंने बता दी, लेकिन फिर भी थोड़ी बातें जो आपके मन में अभी भी भ्रम की तरह बनी हुई हैं, मैं चाहता हूं कि उसको एकदम क्लियर कर दिया जाए। दूसरा ये कि कल को आपसे कोई आरुषि हेमराज हत्याकांड के बारे में कोई बहस करे तो आप उसे सही और फैक्चुअल जवाब दे सकें। कम से कम किस्सा कोई परिवार के लोग जो बराबर सुन रहे हैं, सत्य अपराध से संबंधित घटनाओं को सुन रहे हैं, उनके मन में कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। दूसरा, मैं बहुत धन्यवाद करता हूं अपने सभी सुधी श्रोताओं का। आप सब ने बहुत ध्यान से सुना, आप सब ने कमेंट किए, आपकी समझ में जो नहीं आया वो आपने उसको पूछा। कल के लाइव में बाद में कुछ वीडियो क्वालिटी, सारा इशू असल में यहाँ पर इंटरनेट का है, जहाँ मैं ये रिकॉर्ड कर रहा हूँ। इसी वजह से मैंने पिछले 6 महीने से कोई लाइव नहीं किया था। एक सज्जन ने ये भी प्रश्न किया कि इसमें लाइव करने की क्या ज़रूरत थी, ऐसा क्या विशेष है, लोगों की जानकारी में था ये पूरा केस, फिर भी इसमें आप रिकॉर्ड करके सामान्य एपिसोड्स की तरह इसको भी भेज सकते थे। लेकिन चूंकि बहुत सारे लोगों ने इसके लिए कहा था, जो कमेंट में मौजूद है, इसलिए हम उनके भी जो उनका मन है या जो उनकी इच्छा है उसका पूरा सम्मान करते हैं, इसीलिए मैंने ये लाइव किया था। फर्स्ट पार्ट के बाद या फर्स्ट पार्ट में जो आपके प्रश्न थे, वर्ल्ड ट्रेवलर ये आईडी से इन्होंने पूछा है कि विस्की की बोतल पर फिंगरप्रिंट किसके थे और पी गई गिलासें, यानी जिनमें कुछ पिया गया था वो गिलासें कहाँ थीं, डाइनिंग टेबल और कुर्सी पर कोई फिंगरप्रिंट मिले थे कि नहीं मिले थे। देखिए, 2 तरह के फिंगरप्रिंट का जिक्र क्लोजर रिपोर्ट में भी है और जो फॉरेंसिक एक्सपर्ट की रिपोर्ट है उसमें भी। एक तो फिंगरप्रिंट की बात की गई है या हाथ के निशान की बात की गई है छत पर। छत की दीवारों पर कई हाथ के निशान, अलग अलग ब्लड स्टेन पड़े हुए थे। सीबीआई ने जब उसकी एफएसएल से रिपोर्ट कराना चाहा तो उन्होंने ये बताया कि ये कंटेमिनेटेड एविडेंस हो गया है, इतने लोग आए गए वहाँ से, दूसरे चूने की पुती हुई दीवार में उसमें कोई फिंगरप्रिंट मिल नहीं सकता, सिर्फ ब्लड स्टेन्स मिल सकते हैं। ब्लड स्टेन वो जितने थे वो सारे के सारे हेमराज के पाए गए थे। दूसरा जो वर्ल्ड ट्रेवलर ने पूछा है कि जो विस्की की बोतल थी, जो सबसे रहस्यमय चीज़ थी घटनास्थल पर जब सब लोग विजिट कर रहे थे, खाली विस्की की बोतल, जिसके बारे में राजेश तलवार ने कहा कि मुझे बहुत ताज्जुब हुआ, मैंने नूपुर से पूछा था, उस पर भी जो फिंगरप्रिंट्स थे वो कंटेमिनेटेड थे। सीबीआई ने लिखा है अपनी रिपोर्ट में कि वो कंटेमिनेटेड हो गए थे। जिन लोगों ने, जो फर्स्ट रिस्पॉन्डर थे, यानी जिला पुलिस के लोग जो सबसे पहले आए थे, उनको इस एविडेंस को संभाल के रखना चाहिए था। लेकिन ऐसा लगता है कि चूंकि वो पड़ा हुआ था, आने जाने वाले 10-20 लोगों ने उस पर हाथ लगाया था, इसलिए उसमें फिंगरप्रिंट्स का लिया जाना बिल्कुल मुश्किल था या नहीं लिया जा सका। उसमें जो ब्लड सैंपल्स मिले वो ताज्जुब की बात है, दोनों ही विक्टिम के थे, यानी आरुषि और हेमराज के ब्लड उस विस्की की बोतल पे मिले, यानी जिस किसी ने उस विस्की का प्रयोग किया था वो उस समय उस कमरे के भीतर मौजूद था जिस समय ये हत्या हो चुकी थी। दूसरा और कौन होगा आप समझ सकते हैं, मैं बहुत स्पष्ट बता चुका हूँ, बार बार बताने की आवश्यकता नहीं है। शिवम श्रीवास्तव ने पूछा कि तलवार दंपत्ति से विशिष्ट श्रेणी की पूछताछ क्यों नहीं की गई।
और ये सवाल कम से कम 20 या 25 लोगों ने पूछा। ये भी कहा कि आपकी श्रेणीबद्ध पूछताछ सिर्फ गरीबों के लिए है। ये भी पूछा गया कि इनमें क्या विशेष था कि इनसे श्रेणीबद्ध पूछताछ नहीं हुई। मैं आपको बता दूं कि पहले ही दिन या पहले 2 दिनों में अगर स्थानीय पुलिस ने उनसे श्रेणीबद्ध पूछताछ कर ली होती तो यह 2.5 साल का समय, सीबीआई की इतनी जांच रिपोर्ट, हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट की नौबत ही ना आती। लेकिन पहले दिन पुलिस इस बात पर पूरा यकीन कर रही थी कि यह हत्या हेमराज ने की है, इसलिए उसे पूछताछ की कोई बहुत ज़्यादा आवश्यकता नहीं पड़ी। वो इस चक्कर में थी कि पहले हेमराज मिल जाए तो सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी, खासकर हत्या का कारण जरूर क्लियर हो जाएगा। इसीलिए पुलिस ने बहुत हाथ पैर नहीं मारे। इसके लिए भी सीबीआई की इंटरिम रिपोर्ट में भी, पहले की भी रिपोर्ट में यही लिखा गया है कि डिस्ट्रिक्ट पुलिस ने बहुत ही केयरलेसली हैंडल किया था शुरुआती दिनों में इस केस के। तो उस दिन इसलिए नहीं हो पाई। अगले दिन जब हेमराज की लाश मिल गई, उसके बाद अखबारों में, टीवी में इतनी ज़्यादा इसका प्रचार प्रसार हुआ, इतना हल्ला गुल्ला हुआ कि फिर उसके बाद शायद या तो जिला पुलिस में जो लोग थे उनकी हिम्मत नहीं पड़ी, या फिर वो इस बात से संतुष्ट थे कि इन दोनों के पास कोई तथ्य नहीं होगा सिवाय इसके जो इन्होंने बताया है। ये सही है कि उनसे श्रेणीबद्ध पूछताछ नहीं हो पाई, और इसी बीच 15 दिन के भीतर ही 30 तारीख को विवेचना सीबीआई को मिल गई, और सीबीआई फैक्ट्स और फाइंडिंग्स पर ही सामान्य रूप से पूछताछ करती है। सीबीआई चूँकि बहुत ही उत्कृष्ट जांच एजेंसी मानी जाती है, सबसे बड़ी जांच एजेंसी मानी जाती है देश की, इसलिए मुझे नहीं लगता कि उनके जो विवेचक हैं या उनकी जो टीमें हैं उनमें विशिष्ट श्रेणी की पूछताछ के बारे में वो शायद कभी सोचते भी नहीं होंगे। होता भी होगा तो बहुत रेयर और बहुत छिपाकर, लेकिन इतनी हाई प्रोफाइल दंपत्ति के साथ विशिष्ट श्रेणी की पूछताछ शायद छिपाकर नहीं की जा सकती होगी। इतने कैमरे, इतने लोग, इतने पत्रकार, शायद किसी ने हिम्मत नहीं की। महेश ठाकुर ने इस संबंध में 5 प्रश्न पूछे हैं। पहले आरुषि के पहले एपिसोड में जो प्रश्न पूछे गए हैं, पहला प्रश्न उन्होंने पूछा है कि नौकरों की मोबाइल की लोकेशन 15 और 16 की रात में क्या रही होगी। अगर सबकी लोकेशन वही थी तो यह क्लियर हो जाता कि सब एक साथ थे। इस संबंध में सीबीआई की क्लोजर रिपोर्ट में इसका जवाब है। firstpost.com में क्लोजर रिपोर्ट दी हुई है, डाउनलोड कर लें या आप नेट पर जाकर पढ़ लें। उसमें बहुत स्पष्ट दिया हुआ है कि जो 3 शंकाएं थीं, नंबर 1 आउटसाइडर, नंबर 2 नौकर यानी सर्वेंट्स, और नंबर 3 पेरेंट्स, तीनों की अलग अलग विवेचना सीबीआई ने की थी। नौकरों के संबंध में विवेचना ने सीबीआई क्लोजर रिपोर्ट में बताया गया कि राजकुमार की बात बाकी दोनों सह अभियुक्तों से कभी नहीं हुई। विजय मंडल के पास मोबाइल फ़ोन था ही नहीं। राजकुमार और कृष्णा की कोई बात कभी नहीं हुई। दूसरा सवाल उन्होंने पूछा है, बी जो उनके सवाल में है, कि दोनों शवों पर चादर पड़ी थी, अगर हत्या बाहर वाला करता तो इतना समय लगाकर हेमराज की बॉडी को ऊपर नहीं ले जाता। क्या क्राइम लोकेशन रूम को साफ किया गया था? जी हाँ, आरुषि के कमरे की फर्श और दीवारें दोनों अच्छी तरह से साफ किए गए थे। तीसरा सवाल उन्होंने पूछा कि नौकरानी पहली आउटसाइडर थी जिसने आरुषि की लाश देखी थी, उससे पूछना चाहिए था कि उस समय कमरा क्या बिल्कुल साफ था। मैं आपके इस प्रश्न का जवाब दे दूं श्री शिवम श्रीवास्तव जी, कि उससे पूछा गया था, उसने भी वही बात बताई थी
कि बिल्कुल साफ़ सुथरा था, सफ़ेद रंग की चद्दर उसके ऊपर उड़ाई हुई थी, फर्श बिल्कुल साफ था, चीज़ें करीने से सजा कर रखी गई थी। और अगर मान लिया उसकी बात गलत थी या उसे कोई कन्फ्यूज़न था, तो करीब 10 बजे के आसपास जिला पुलिस की जो फॉरेंसिक टीम है, जिसमें फ़ोटोग्राफ़र और वीडियोग्राफ़र दोनों होते हैं, उन्होंने उस कमरे की सैकड़ों फ़ोटोग्राफ ली थी, जिससे ये स्पष्ट हो रहा था कि क्राइम सीन को अच्छी तरह सवेरे से पहले साफ कर लिया गया था। चौथा सवाल उन्होंने इसी में पूछा है कि यदि कोई बाहर से नहीं आ सकता था वहाँ पर, यानी बाहर से किसी व्यक्ति के भीतर आने के कोई लक्षण किसी विवेचक को नहीं मिले थे, तो नूपुर और राजेश तलवार का लाई डिटेक्शन टेस्ट क्यों नहीं कराया गया? शिवम भाई, मैं आपको बता दूं कि तलवार दंपत्ति का नार्को एनालिसिस, ब्रेन मैपिंग और लाई डिटेक्शन सारे टेस्ट कराए गए थे। क्लोजर रिपोर्ट में ये बताया गया कि दंपत्ति का ये जितने सारे ये नार्को टेस्ट और नार्को टेस्ट और लाई डिटेक्टर टेस्ट कराए गए थे, इनको रिलायबल नहीं माना गया, इनको बिल्कुल रिलायबल नहीं माना गया। अगला सवाल सोम पाठक कहते हैं, गैस सस्पेक्टेड द मिस्ट्री बिहाइंड आरुषि's मर्डर सो वेल। अच्छा, मेनी कॉन्ग्रेचुलेशंस। एस्ट्रो कौशिक ने बधाई दी है। बाकी लोगों ने उस समय वो जो सुबह यानी पहले एपिसोड में शुरुआत में स्लिप ऑफ टंग में 14 वर्ष की जगह 24 वर्ष लिख गया था, उसके क्लैरिफिकेशन के लिए बहुत ढेर सारे सवाल किए गए थे। क्लोजर 11, बलविंदर बैंस, इन लोगों ने इस तरह के सवाल किए थे। दिनेश शुक्ला कहते हैं कि आरुषि हत्याकांड का मामला भी सुप्रीम कोर्ट में विचाराधीन है, इसलिए कोई दावा नहीं किया जा सकता। पर एक बात जो समझ में आती है वो ये कि पुलिस ने शुरू में सीन ऑफ क्राइम पर पर्याप्त समय नहीं दिया। मकान को कब्जे में लेकर यदि गहन छानबीन की गई होती तो ज़रूर कोई न कोई सुराग हाथ लगता, जैसे कपड़े और बिस्तर के फिंगरप्रिंट्स, फर्श और सीढ़ियों के फुटप्रिंट्स, दरवाजे के हैंडल और ताले के फिंगरप्रिंट्स आदि। शुरुआती लापरवाही की वजह से ये केस ब्लाइंड हो गया। बॉडी रिकवर होने के बाद सब कुछ बहुत जल्दबाजी में किया गया। क्या भारती के अंदर आने के समय हेमराज के पास रहने वाली मेन गेट की चाबी बाद में मिली थी या नहीं? यदि हो संभव तो यह भी संभव है कि इस मर्डर में कम से कम एक बाहरी व्यक्ति का भी हाथ रहा हो। मान्यवर, आपकी बात सही है। मैंने पहले ही बताया कि क्लोजर रिपोर्ट में, सीबीआई की पहली रिपोर्ट में भी ये बहुत स्पष्ट किया गया कि फर्स्ट रिस्पॉन्डर टीम यानी जिला पुलिस की टीम जो सूचना पर सबसे पहले आई थी, उसने सीन ऑफ क्राइम को प्रिजर्व नहीं किया। बहुत ढेर सारे फिंगर और फुटप्रिंट लिए जा सकते थे, लेकिन सारे के सारे सैंपल कंटेमिनेट हो गए। खासकर स्कॉच विस्की की बोतल पर पड़े हुए फिंगरप्रिंट, और दूसरा जो छत पर दीवारों पर कुछ प्रिंट्स मिले थे, उसमें ब्लड के सिवा कुछ भी नहीं बचा, सब कंटेमिनेटेड हो गया। ये भी संभव है कि उस समय जब साफ सफाई होने के बाद उस पर कुछ न कुछ फुटप्रिंट, कुछ न कुछ शू प्रिंट या जो स्लीपर है उसके प्रिंट रहे होते, लेकिन इतने लोग भीतर घुस गए, किसी ने सीन ऑफ क्राइम को प्रिजर्व करने की जहमत नहीं उठाई। और ये बात बार बार क्लोजर रिपोर्ट में भी और सीबीआई की पहली रिपोर्ट में भी कि बहुत ढेर सारे एविडेंस जो आगे चलकर विवेचना में मदद कर सकते थे, क्राइम सीन के कंटेमिनेटेड होने के कारण नहीं उसको किया जा सका। मुझे कुछ कहना है इस आईडी से
वो कहते हैं कि आरुषि का केस मैंने बहुत पढ़ा, कुछ फैक्ट्स साझा कर दूं। भारती के आने पर चाबी का ड्रामा कि हेमराज कहीं चला गया है उसका पता है, लेकिन लड़की को नहीं देखा। सुबह उठकर रात को आरुषि कुछ कंप्यूटर पर देख रही थी। तलवार साहब ड्रिंक कर रहे थे। अचानक उठे, आरुषि के रूम में गए। हेमराज आपत्तिजनक अवस्था में था। हीट ऑफ मोमेंट में दोबारा अपने रूम में गए, गोल्फ स्टिक उठाई और घुमा के गर्दन के नीचे दे मारी दोनों को बारी बारी से, और वो निढाल हो गए। गुस्से में सर्जिकल नाइफ लेकर आरुषि के गर्दन पर डीप कट लगाया और फिर नूपुर को जगाया। 2 पैक फिर लगाए। नूपुर को कुछ नहीं समझ में आ रहा था। राजेश ने विदेश में अपने भाई को कॉल मिलाई। उन्होंने कहा, ये तूने क्या कर डाला। इसके अलावा उन्होंने वो सब सारी चीज़ें इसमें लिखी हैं जो सीबीआई के इन्वेस्टिगेशन का पार्ट रही हैं, जैसे उसको साफ किया जाना, उसके प्राइवेट पार्ट्स को। अगर हम किसी और के घर में हो तो हमें कुछ पता नहीं होगा कि स्विच से क्या ऑन होगा, पानी किस टैप से आएगा। इस तरह की तमाम बातें लिखी हैं। मैंने सब चीज़ें बहुत डिटेल में फैक्ट्स के साथ, अदालत की प्रोसीडिंग्स के साथ, सीबीआई की रिपोर्ट के साथ आपको बता दी, और साथ साथ मेरी जो अपनी राय थी इन सब के बारे में वो भी आपको बता दी। आगे लिखते हैं, मुझे कुछ कहना है कि अगर कहीं वारदात हुई और पुलिस सीवर, वॉश बेसिन, डस्टबिन, पानी की टंकी, सारे कमरे, आसपास का कूड़ेदान, पास के कोई खाली प्लॉट या बिल्डिंग तक नहीं छोड़ती, यहाँ पर कैसे छत पे पड़ी हुई लाश को नहीं देखा गया। न्यायालय पर पूरा भरोसा है, लेकिन न्यायालयों को भी तो तथ्य प्राप्त होंगे तभी तो। मुझसे कोई गलती हो गई हो तो माफ़ी। जी नहीं, आपसे कोई गलती नहीं हुई, आपने भी वो सारे फैक्ट्स जो नेट पर उपलब्ध हैं वही बताए हैं। इसमें कोई ऐसी नई बात नहीं है। जयप्रकाश दुबे कहते हैं कि द एंटायर केस वॉज मेस्ड अप by the investigating agencies. The couple has been sentenced rightly. Here all the agencies should have investigated the case in collaboration, which did not happen. दीवान सिंह भी यही कहते हैं कि this is a milestone in किस्सा गोई। Thank you दीवान सिंह जी। Sir, there are many questions but no answers. Firstly, there is no forcible entry or exit in their house. Second question is that as per PM report, time of murder was between 12 and 1 am and the router was till 12:08. It means Dr. Rajesh was not slept at the time, so that how anyone can get enter in the house without their knowledge. जी मैं इसका आपको पूरा जवाब पहले ही, चूँकि ये फर्स्ट पार्ट के बाद दिए गए कमेंट्स हैं, शायद उस समय तक सेकंड और थर्ड पार्ट नहीं देखे गए थे, इसलिए आपको ये शंका हुई थी। आप देख लीजिएगा, और मैंने इन सभी शंकाओं का समाधान कर दिया है। प्रदीप भांबू, आप हमारे सबसे रेगुलर, जो 150 या 200 सबसे रेगुलर हमारे सुधी श्रोता हैं, वो पूछते हैं कि आरुषि हत्याकांड के में इतनी बातें सुन चुके हैं, पता नहीं कौन सी सही है और कौन गलत। डॉक्टर तलवार ने नूपुर और हेमराज को आपत्तिजनक में देख लिया था और उसके साथ गोल्फ की स्टिक से हत्या कर दी। डॉक्टर तलवार ने आरुषि और हेमराज को साथ एक आपत्तिजनक अवस्था में देखा था। ऐसा सर्कमस्टांशियल एविडेंसेस, सर्कमस्टांस की वजह से कहा जा सकता है, देखा किसी ने नहीं। रही बात मिस्ट्री की, वह तो देश की सबसे सुप्रीम एजेंसी सीबीआई भी पता नहीं लगा पाई दरअसल सच क्या था। आपकी बात सही हो सकती है, लेकिन अदालत ने इसमें दूध में दूध और पानी का पानी किया था। ट्रायल अदालत की बात मैं कर रहा हूँ। 100 बार सल्यूट करता हूँ मैं सीबीआई की उस विशेष न्यायाधीश को, विशेष अदालत को। शायद इन्हीं लोगों की वजह से न्याय व्यवस्था में अभी भी हमारे देश में ज़्यादातर व्यक्तियों का सबसे ज़्यादा भरोसा है। क्लोजर रिपोर्ट का भी संज्ञान लेकर ट्रायल कराया और उसमें उनको सजा दी। अंकुर पांडे, शिवम श्रीवास्तव वही कहते हैं कि तलवार दंपत्ति से विशिष्ट श्रेणी की पूछताछ क्यों नहीं हुई। मैं बता चुका हूँ,
वाई नॉट पुलिस, बलविंदर बैंस कहते हैं वाई नॉट पुलिस चेक ड्यूरिंग इन्वेस्टिगेशन दिस रूफ। ये भी मैं बता चुका हूँ कि बार बार पुलिस को ये गुमराह किया जा रहा था कि आप यहाँ क्यों समय खराब कर रहे हैं, आप जाइए हेमराज को ढूंढिए। ये भी कहा गया 25,000 रुपये का इनाम दूंगा जब आप हेमराज को पकड़कर ले आएंगे। बलविंदर बैंस कहते हैं सर जी, जो लोग मेन को नौकर क्यों रखते हैं, वेरी सैड फॉर लिटिल गर्ल। मैं बहुत बार इसको बता चुका हूँ, किसी भी बाहर के पुरुष की एंट्री अगर घर में होगी माँ बाप के सुपरविजन के अलावा, तो क्या होगा ये कोई नहीं जान सकता, कोई नहीं प्रेडिक्ट कर सकता, कोई नहीं बता सकता। नीता मौर्य वेटिंग फॉर सेकंड पार्ट, प्रदीप के सक्सेना, सचिन सोनकर, मोनिका पंडित, वर्ल्ड ट्रेवलर, एज 24-40, हाँ, एंड द तलवार इज टीचिंग इन BDS स्टूडेंट्स, बिल्कुल सही है। अभिषेक शर्मा, गौरव मिश्रा कहते हैं कि आपके द्वारा पारंपरिक पुलिसिंग से आरंभ करके आधुनिक पुलिसिंग तक सफर तय करने के साथ स्वयं के अनुभव के आधार पर अपराध के स्वरूप में परिवर्तन का विश्लेषण किया जाना सूक्ष्म और बृहद स्तर पर महत्वपूर्ण वस्तुनिष्ठ रहा है। ये श्रृंखला का यह परिवर्तन खेलों से ही भी अभिन्न रहा है। टेस्ट क्रिकेट के T20 तक का सफर भी इसी कालखंड के दौरान हुआ और इस उपलब्धि हमारे दृष्टिकोण से महान स्पिनर लेग कुंबले के 500 विकेट हासिल करने के समान है। चेंज इज द लॉ ऑफ नेचर। इस श्रृंखला के अनवरत जारी रखने की मंगल कामनाएं। आपने श्री गौरव मिश्रा जी, आपने तो मतलब गजब ही कर दिया कि यह उपलब्धि हमारे दृष्टिकोण से स्पिनर अनिल कुंबले के 500 टेस्ट विकेट हासिल करने के समान है। देखिए, अब मैं तो आप मेरे सुधी श्रोता हैं, किस्सा गोई परिवार के बहुत अभिन्न अंग हैं, आप ये बात कह सकते हैं। और मैं ये बात इसलिए नहीं कह सकता हूँ कि अनिल कुंबले और हमें या हमारी किस्सा गोई में कोई समानता ही नहीं है। अनिल कुंबले को ये देश ही नहीं, देश भी ऋणी है और विश्व की क्रिकेट के इतिहास में अनिल कुंबले को कोई बहुत सालों साल तक भुला नहीं सकता है। सुमित दास, हरी शर्मा, अजीत राय, यमनी श्रीवास्तव, PN त्रिपाठी, दशानन, गौरव मिश्रा, महाराजा बरेली, हैप्पी द किंग, नूपुर की एज गलत बता गए जी। मैं बता चुका हूँ कि वो स्लिप ऑफ टंग थी और ये गलती एक ही बार हुई है। उसके बाद बाकी के दोनों एपिसोड में कहीं मैंने ये गलती रिपीट नहीं की है। दीपा भिंडर चौहान, मैं और मेरी वाइफ आपकी स्टोरी एक्सप्लेन करने के अंदाज बहुत, थैंक यू। बुलेट राजा, आरुषि के हम लोगों को लगभग सबका वर्जन सुन रखा है, लेकिन जितना आपने खुलकर विस्तार से बता, बहुत बहुत धन्यवाद आपका बुलेट राजा जी। शिशिर सिन्हा, शानदार। मुकेश ठाकुर, मेरे कुछ सवाल। मुकेश ठाकुर साहब की इन 5 सवालों का जवाब मैंने एकदम शुरुआत में ही दे दिया था। बहुत अच्छे प्रश्न मुकेश जी आपने पूछे थे और अच्छा किया आपने ये सवाल पूछे। बहुत ढेर सारे लोगों के मन में जो शंका होगी वो निकल जाएगी, ठीक हो जाएगी। नमस्कार जी, आरुषि की एज गलत बता दी जी, मैं पहले ही कह चुका हूँ, गलत हो गई। संजय शर्मा जी जयपुर से, GNMS जालोन मेंटल इंडस्ट्री प्राइवेट लिमिटेड, पार्ट 2 वेटिंग। लिखा कुछ नहीं श्रीमान जालोन मेंटल इंडस्ट्रीज साहब आपने। प्रवीण कुमार, विकास त्रिपाठी, खुश पन्नू, कौस्तुभ दीक्षित, भारत भूषण, वही एज के बारे में लिखा है लोगों ने। शकुंतला अहिरवार, इन्होंने ये कहा है कि आरुषि हेमराज हत्याकांड की घटना को शुरू से ही भिंडी बाजार बना दिया। तत्कालीन पुलिस ने, उस समय वो अधिकारी जो ड्यूटी पर थे शायद उतने गंभीर नहीं थे। मेरे विचार से इतनी जघन्य घटनाएं, पुलिस ऐसे मामले में पूरा घर सील कर दिया जाता है, घटनास्थल को प्रिजर्व कर दिया जाता, जिससे फॉरेंसिक सबूत सही और पुख्ता मिलते।
जब घर की सफाई कर दी गई तो क्या ठोस सबूत मिलते, इन सब का फ़ायदा हत्यारों को मिला। देखिए, यही ऑब्जर्वेशन जो आपका है वही सीबीआई का ऑब्जर्वेशन है कि डिस्ट्रिक्ट पुलिस एज ए फर्स्ट रिस्पॉन्डर टीम उसने घटनास्थल को प्रिजर्व नहीं किया। हालांकि उस समय एसएसपी नोएडा श्री ए सतीश गणेश थे, प्रोफेशनल अधिकारी थे, लेकिन उनके समय में उनकी पुलिस ने ये सब इतना मिसअप किया, ये बात मेरी समझ के परे है। और इस बात के सभी कंसेक्यूटिव इन्वेस्टिगेशन टीम्स ने कहा है कि लोकल पुलिस ने इसको सीरियसली नहीं लिया, प्रॉपरली हैंडल नहीं किया, और इसी वजह से सारे फॉरेंसिक एविडेंस, ज़्यादातर फॉरेंसिक एविडेंस वो कंटेमिनेट हो गए। मुकुंद भारतीय, कॉन्ग्रेचुलेशंस फॉर कंप्लीटिंग। अंजू चौधराना, जीत, रोली चौधरी, एस्ट्रो कौशिक, बाकी सब नॉर्मल बातें लिखी हैं। आप लोगों ने मेरा हौसला बढ़ाया है। जितने लोगों ने उन सब का धन्यवाद। किरण सिंह पूछ रही हैं कि सर जब नौकरानी आई तो मैडम तलवार ने उससे कहा था कि देखो क्या करके रखा है इन्होंने। ये ऐसा नहीं था। राजेश तलवार ने नूपुर तलवार से कहा था कि देखो हेमराज ने क्या कर दिया। वर्ल्ड ट्रेवलर फिर कहते हैं कि सबसे बड़ी गलती नोएडा पुलिस की थी जो सबसे पहले आई थी। जी मैं इसको बता चुका हूँ, बार बार बता चुका हूँ, कौन कौन अधिकारी उस समय थे ये बता चुका हूँ, और इस गलती की वजह से कितने पापड़ बेलने पड़े अलग अलग एजेंसीज को, अलग अलग टीमों को, ये भी मैं बता चुका हूँ। मीनाक्षी देवी, अवधेश कुमार, SHO पंत, क्रेजी एंड सन्स, शकुंतला अहीरवार, स्वस्थ DSG, गलती निकालना तो कोई आपसे सीखे जनाब। हमने अपनी कॉमन सेंस लगा ली और सोच लिया कि सर गलती से कह गए, आप भी अपनी कॉमन सेंस लगा लेते। मुझे लगता है आप ज़्यादा होनहार हो, होनहार IPS हो, तो बस ऐसे ही लोग बन जाते हैं। राइट, ठीक है, ये आपका मानना है, ऐसा आपका मानना है, और ज़रूरी नहीं कि जो आप मानते हैं या जो भी हैं वो सारे लोग ऐसा मानते हों। आपके विचार अलग भी हो सकते हैं, आपके विचार दुनिया से भी अलग हो सकते हैं, लेकिन आपके विचार हैं, आपके विचारों का भी मैं सम्मान करता हूँ। रविंद्र, सर मैं आपको हर दिन सुनता हूँ, मैं एक स्टूडेंट हूँ। नहीं, इसमें कुछ आरुषि के बारे में नहीं कहा गया है। वेट फॉर सेकेंड पार्ट। इंदू सिंह, लाइव नहीं हो रहा है, खूब आवाज़ आ रही है, आपकी कहानी बची नहीं इसलिए आप। हाँ, ये अमृता कुमारी ये कई बार लिख चुकी हैं कि अब आपके पास कहानियाँ बची नहीं हैं इसलिए आप टाइम पास कर रहे हैं। अनीता जी, सम्मान के साथ आदरपूर्वक मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि क्राइम कभी ख़त्म नहीं होगा जब तक समाज है। जहाँ जीवन नहीं होगा वहाँ क्राइम भी नहीं होगा, लेकिन समाज है और जीवन है तो अपराध होगा। ये अनंत काल से होता आ रहा है, हो रहा है, आदिकाल से होता आ रहा है, हो रहा है, और अनंत काल तक होता रहेगा। क्राइम कभी ख़त्म नहीं हो सकता, और ये कहानियाँ नहीं हैं, घटनाएं हैं, और घटनाएं कभी ख़त्म नहीं होती। मैं आपको हर दौर की घटनाएं सुनाना चाहता हूँ। आप शायद रेगुलर नहीं हैं इसलिए आप ऐसा कह रही हैं, क्योंकि हमारे किस्सा गोई के दर्शक पिछले 3 महीने से आरुषि हत्याकांड की मिस्री के बारे में जानना चाहते थे, इसलिए मैंने ये आपको बताया है। टाइम पास की इसमें कोई बात नहीं है। बाकी सब वही सामान्य बातें सब लोगों ने
बधाई दी है, नमस्कार किया है। द रिटायर्ड सीनियर पुलिस ऑफिसर शुड हैव, संजीव मोहन कहते हैं, शुड हैव हैड इंश्योर्ड दैट नो वन टचेज द डोर लॉक। इंस्टेड ऑफ ब्रेकिंग द लॉक, फॉरेंसिक एक्सपर्ट कुड हैव बीन कॉल्ड फॉर ब्रेकिंग इट। ये श्री संजीव मोहन ने कहा है। सही कह रहे हैं आप, 2 दिनों से लगातार जाने कितने लोगों ने छू रखा होगा। और दिनेश तलवार के गौतम के बारे में संभवतः आप कह रहे हैं, उनको ये कह के ले गए थे, एक बार जरा सा देख लीजिए कि हैंडल में खून लगा हुआ है या जंग है। और उन्होंने देखा और उन्होंने नहीं तोड़ा। उन्होंने फ़ौरन एसपी सिटी को इन्फॉर्म किया और एसपी सिटी ने दाताराम ननौरिया जो एसएचओ थे वहाँ के, उनको बुलाया और उन्होंने सबके सामने, जब कोई ऑप्शन नहीं मिला और भीतर जाके देखना आवश्यक था कि ब्लड ट्रेल कहाँ तक जा रहा है, तो उन्होंने बाकायदे उसकी फ़र्द बना के उसके ताले को तोड़ दिया था। किरण सिंह, आपने ये पूछा है कि छत पर एक वॉल पर एक पंजे का निशान था, ब्लड से भरा, वो किसका था? पंजे के निशान मैंने बताया, सीबीआई का कहना है कि वो कंटेमिनेटेड हो गया था, इसलिए उसके फिंगरप्रिंट्स को पढ़ा नहीं जा सकता था, लेकिन ब्लड उसमें हेमराज का पाया गया था। वी कैन हियर यू। इंटरनेट पैक लगता है ख़त्म हो गया। इंटरनेट पैक वाला नहीं है, वाईफाई है। पैक भी था, लेकिन समहाउ 2-3 दिन से मौसम गड़बड़ था, आंधी आई थी, शायद ये वजह होगी या दूसरी कोई वजह हो सकती है। बीच बीच में वाईफाई इंटरप्ट हो रहा था, जिसके कारण आप लोगों को देखने में दिक्कत हो रही थी। अब मैं आपको पार्ट 2 के सवाल बहुत ज़्यादा हैं, समय धीरे धीरे कमज़ोर हो रहा है। अमित मिश्रा जी ये कह रहे हैं कि सर, सब मिलाकर मेरा एक ही सवाल है कि तलवार दंपत्ति पर सत्य बोलक यंत्र का प्रयोग क्यों नहीं हुआ? जी मैं बता चुका हूँ क्यों नहीं हुआ। कभी कभी ऐसा होता है कि कुछ तो मजबूरियाँ रही होंगी, तो बाकी का आप समझ सकते हैं कि, और अगर प्रयोगकर्ता सत्य बोलक यंत्र शुरुआत के 2-3 दिनों में जो यूपी पुलिस के चढ़ दरोगा होते हैं, अगर उन्होंने एक बार सत्य बोलक यंत्र या विशिष्ट श्रेणी की पूछताछ का प्रयोग कर लिया होता, तो हम आप इसका डिस्कशन ही न कर रहे होते, उसी दिन खुल जाता और फिर कोई कंट्रोवर्सी नहीं होती और दुनिया भर की जांच और विवेचना की कोई आवश्यकता ही नहीं पड़ती। मिस्टर एक्स कहते हैं पुख्ता सबूत होने चाहिए सत्य बोलक यंत्र का इस्तेमाल करने के लिए। दूसरा, ये हाई प्रोफाइल केस था। जी मिस्टर एक्स, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। आपने जितनी बातें इसमें लिखी हैं कि सत्य बोलक यंत्र का प्रयोग क्यों नहीं किया गया, ये इससे आपकी बात से मैं सहमत हूँ। नरेंद्र सिंह जी कहते हैं शायद लातों के भूत बातों से मानते भी नहीं। विनय न मानत जलद जड़ गए 3 दिन बीत, बोले राम सकोप तब। जी आपकी बात भी बिल्कुल सही है नरेंद्र सिंह जी। भारत चौहान, सही कहा आपने, बड़े लोगों के लिए कोई नियम कानून नहीं है, ये सब तो हम जैसे गरीबों के लिए बनाया गया। ऐसा नहीं है, कानून सबके लिए बराबर है, बिल्कुल ऐसा नहीं है। जो आप इस तरह के भ्रम अपने मन में बिल्कुल मत रखिए। मैंने बहुत ढेर सारे अपराध की ऐसी घटनाएं बताई हैं जिनमें गरीबी और अमीरी से कोई मतलब ही नहीं था। पैसे के दम पे करने वाले, अपराध करने वाले लोग भी सही जगह पहुंचाए गए थे। बस तुकताल की बात है कि इसमें इतना बड़ा केस होगा, शायद ये डिस्ट्रिक्ट पुलिस समझ नहीं पाई, लापरवाही की और बाद में चीज़ें उलझती चली गईं। इन लोगों की पहुंच रही होगी, इन लोगों के संपर्क रहे होंगे, इन्होंने हर तरह से कोशिश की होगी और शायद इसी वजह से कदम फूंक फूंक कर सीबीआई अपनी इन्वेस्टिगेशन करती रही ताकि किसी पर कोई आरोप न लगे। राहुल कुमार कहते हैं राजेश तलवार ने हेमराज की डेड बॉडी को पहचाना क्यों नहीं? हरीश मोहन, सर वी रियली थैंक यू फॉर ब्रिंगिंग अलाइव टू अस दिस मोस्ट मिस्टीरियस मर्डर केस. This case is so full of twists and turns that it boggles the mind of every viewer.
but if we shift the chap, it's crystal clear that the Talwars were able to create a lot of fog, in which the Noida police also aided them by their carelessness. जी आपकी बात से मैं बिल्कुल सहमत हूँ। अमित मिश्रा जी, सलीम यफई, राजेश शर्मा माशाल्लाह हमेशा फिट रहते, कामना करते आप सफल जी। थैंक यू सलीम भाई। राज हंस, राज रतन, प्रियंका, सर आई वॉज इन नोएडा when this incident happened. I still remember the OB vans used to stand there in two lines, and they were not media persons. It was like a beehive. The road in front of Jalvayu Vihar colony used to remain completely closed due to police vehicles and OB vans. Arushi case is the biggest mystery and misery. मैंने बार बार कहा है कि इतना हाई प्रोफाइल हो गया कि जलवायु विहार, डॉक्टर तलवार की क्लिनिक, आरुषि का स्कूल, डॉक्टर दिनेश तलवार का फोर्टिस हॉस्पिटल, ये तमाम जगह ऐसी थी जहाँ पर 24 घंटे सारे बड़े मीडिया प्रतिष्ठानों की ओबी वैन खड़ी रहा करती थी, और बहुत छोटी सी छोटी बातों की रात में एक डेढ़ घंटे तक पैनल डिस्कशन हुआ करते थे। वर्ल्ड ट्रेवलर आपने फिर कुछ लिखा हुआ है, पैसे के संबंध में आरुषि उन चुनिंदा केसेस में है जो आज तक रहस्य। नहीं, ऐसा नहीं है कि रहस्य, शुरुआती ट्विस्ट एंड टर्न्स की वजह से ये रहस्यमयी हो गया था, लेकिन बहुत ज़्यादा इसमें अब कुछ रह नहीं गया है। जो चीज़ अदालत ने कही है कमोबेश वही चीज़ बाकी लोगों ने भी समझी है, इसलिए इसमें अब बहुत ज़्यादा कहने सुनने को नहीं रह गया है। भास्कर दत्ता, हेड्स ऑफ टू यू सर, थैंक यू। चिराग जायसवाल, सर यू मेंशन दैट एट मॉर्निंग ऑफ इंसिडेंट्स नूपुर तलवार ट्राई हेमराज फोन, प्लीज क्लियर दैट थिंग। यस, जब उसने नीचे मेड सर्वेंट से कहा कि देखो वहाँ होगा, ताला बंद करके गया होगा, दूध लेने गया होगा, वेट कर लो, उसके बाद नूपुर तलवार ने पुलिस को यह बयान दिया कि मैंने फ़ोन मिलाया, लेकिन 1 घंटे जाने के बाद एब्रप्टली वो कट गया, उसके बाद वो हमेशा स्विच ऑफ आया। ये बयान में है नूपुर तलवार के। इसमें कुछ बताने वाली ऐसी बात, बाकी आशीष जैन, हरीश मोहन, आशीष जैन सर, इट्स रियल बट अ वेरी सस्पिशियस बिहेवियर ऑफ आरुषि's पेरेंट ऑन द मॉर्निंग ऑफ डिस्कवरी रिमेन्स द की। जी हरीश भाई, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, आपने सही जवाब दिया शायद आशीष जैन जी का। खैर बाकी सब ठीक ही है। विकास त्रिपाठी, प्रीति सिन्हा, सर डॉग स्क्वाड कम टू द क्राइम सीन। यस, ये कई लोगों ने पूछा है कि क्या डॉग स्क्वाड नहीं आया था। अगर डॉग स्क्वाड आया था तो फिर तो कल्प्रिट वहीं पे थे, डॉग को उनके पास तक जाना था। जैसा कि आप भी बता रहे हैं, सीबीआई की सेकंड टीम भी बता रही है, अदालत भी बता रही है कि राजेश तलवार और नूपुर तलवार ही क्रिटिक थे, तो डॉग स्क्वाड ने अपना काम क्यों नहीं किया। प्रीति सिन्हा जी, बिल्कुल डॉग स्क्वाड आया था, लेकिन फिर इसी एविडेंस के संबंध में शायद सीबीआई ने अपनी क्लोजर रिपोर्ट में ये लिखा है कि फर्स्ट रिस्पॉन्डर्स ने केयरलेसनेस की थी, जिसकी वजह से बहुत ढेर सारे एविडेंस आगे तक नहीं ले जाए जा सके। इतनी ज़्यादा भीड़ वहाँ हो गई थी डॉग स्क्वाड आने के पहले कि फिर उसका स्मेल करना, और दूसरा आप ये समझ सकते हैं कि जब उसको साफ़ किया गया बिस्तर को और फर्श को और दीवारों को, तो ज़रूर उसमें कोई न कोई, जैसे फिनाइल है, अगर एक बार फिनाइल से आप फर्श में रगड़ देंगे किसी घटना के बाद, तो जो ह्यूमन स्मेल की जिसके लिए वहाँ डॉग भेजा जाता है वो उसे कभी नहीं मिलेगी, और वो कभी अपने डेस्टिनेशन तक नहीं पहुँच पाएगा। शायद यही वजह है कि डॉग स्क्वाड भी वहाँ जाकर उसको ट्रेल नहीं कर पाया, लेकिन डॉग स्क्वाड वहाँ पर गया था। मैंने चेक किया फिर से, जो फैक्ट्स हैं उनमें डॉग स्क्वाड गया था। प्रीति सिन्हा जी, आपने लिखा है कि डॉग स्क्वाड आता तो शायद ये केस सॉल्व हो सकता था। नहीं, ये बात बिल्कुल सही है।
लेकिन मैंने बताया ना कि इतना ज़्यादा कंटेमिनेटेड हो गया था वो सीन ऑफ क्राइम कि उसमें बहुत सी चीज़ों की बहुत ज़्यादा गुंजाइश नहीं बची थी। डॉग स्क्वाड्स ने कैसे कैसे बहुत गूढ़ और बहुत ही रहस्यमयी केसों का खुलासा किया है, मैं आपको बहुत ढेर सारी घटनाओं में इसी किस्सा गोई की एपिसोड में बता चुका हूँ। मिसेस विष्णु, अरुण कुमार जी इतने अनुभवी अधिकारी हैं, फिर भी इस घटना में उन्होंने क्या किया, पूरी घटना की थ्योरी ही बदल दी जो शायद ही कोई मान पाए। मैं फिर कह रहा हूँ, अरुण कुमार साहब के साथ मैंने बहुत लंबे समय तक काम किया है। क्या परिस्थितियाँ थी वहाँ पर। उनकी थ्योरी यही कह रही थी कि साहब उनसे बदला लेने के लिए ये नौकर इकट्ठा हुए, इन्होंने झांक कर देखा दरवाज़ा खुला हुआ था, एक पहुंचा उस पर झपट पड़ा, उसने उसको खुखरी से मार दिया और फिर हेमराज ने उसका विरोध किया तो उसको भी मार दिया। बाकी उन्होंने इसको नार्को टेस्ट और ब्रेन मैपिंग, लाई डिटेक्टर, इन सब टेस्ट से उसको प्रूव करने की कोशिश की। अब बाद की थ्योरी में या बाद के जो फॉरेंसिक एक्सपर्ट्स हैं उनके बयान में, पोस्टमार्टम की करने वाले डॉक्टर के बहुत डिटेल बयान में ये चीज़ें कंट्राडिक्ट हो गई। देखिए, ये कोई कितना भी अच्छा अधिकारी हो या कितना भी इफिशिएंट हो सकता है उनकी टीम से कहीं कोई गलती हो गई हो। हालांकि उन्होंने बार बार, यानी जब सेकेंड टीम अपनी क्लोजर रिपोर्ट लगा रही थी उस समय भी अरुण कुमार साहब से पूछा गया था कि चूंकि आप पहले इन्वेस्टिगेशन कर चुके हैं, ये हमारे पास एविडेंस हैं, तब भी वो इस बात से इनकार नहीं कर रहे थे। उन्होंने कहा कि नहीं, ये बिल्कुल नौकरों का काम है। तो ये ठीक है कि ये उनका विचार था, एक प्रोफेशनल पुलिस अफसर जो जिसकी इंटीग्रिटी भी बियॉन्ड डाउट। तो ऐसे आदमी ने किया, हो सकता है प्रोफेशनल मिस्टेक किसी किसी से होती है, हालांकि वो इस बात पर आज भी कायम है और इसलिए मैं इस पर कोई टिप्पणी नहीं कर सकता। यही बात अनुराग साहू ने पूछी कि सर, जब हेमराज के फ्रेंड ने नार्को टेस्ट और लाइव डिटेक्टर टेस्ट में पूरी स्टोरी ट्रू बोल दी। देखिए, बाद में यही कहा गया, एक तो नार्को टेस्ट, ब्रेन मैपिंग, लाइव डिटेक्शन, ये सब कोर्ट में एडमिसिबल एविडेंस नहीं है। ये इन्वेस्टिगेशन में हेल्प तो कर सकते हैं लेकिन कोर्ट में एज एविडेंस यूज नहीं हो सकते। लेकिन आज की तारीख में, उस समय भी बाद में सीबीआई ने कहा था कि ये टेस्ट बहुत रिलायबल नहीं है। आज भी इनको उतना रिलायबल, अब भी इनको उतना रिलायबल नहीं माना जाता। सोम पटनायक ये कहते हैं कि आई डोंट रिमेंबर इट करेक्टली द सोर्स, बट डेफिनेटली आई हैव आइदर रीड और हर्ड रिगार्डिंग द lackadaisical approach of Noida police where Arushi dead body was found. Standard operating procedures were not followed due to excessive VVIP movement in Noida on that particular day for political rally, as police were occupied with that. Else, the body of domestic help would have been discovered the same day by police, and much better forensic evidence would have been collected. In the finding of the third investigation team is to be believed that, sir, I salute you, and you have been repeatedly saying to your Kissage viewers that access to one's house by outsider, especially men, should be closely monitored or restricted. Yes, मैं इस बात को हमेशा कहता रहा हूँ और कहता रहूँगा कि आप अगर इसमें जरा सी भी चूक आपसे होगी, जरूर आपके साथ कोई न कोई घटना हो जाएगी। डॉक्टर पी.एन. त्रिपाठी, हमारे मित्र, मेरे क्लासमेट, प्लीज एनालाइज योर मोर क्रिटिकली द रोल ऑफ स्टेप 1 इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर्स एंड योर कमेंट्स regarding the positive and negative approach taken by them. In that particular situation, what would have been a better method which you might have followed? Regards. जी, मैं बता चुका हूँ त्रिपाठी जी। डॉक्टर साहब, आप अच्छी तरह से जानते हैं, आपने शायद ये पहले या दूसरे में ही ये कमेंट किए हैं, तीसरा भी आप सुन लें। मैंने किसका कितना रोल था, किसकी कितनी गलती थी, किसके बारे में क्या बात थी, ये मैंने बता दी थी आपको।
हाँ, ललित राजपूत जी कह रहे हैं कि कोई अपने बच्चे को क्यों मारेगा, वो भी इकलौती बच्ची को। इस स्तर तक जाने के लिए किस हद तक की हिम्मत और वजह चाहिए, इसका आप और हम अंदाज़ा भी लगा सकते हैं। जी, मुझे पूरा अंदाज़ा है, और मैं बहुत बहुत ढेर सारी क्राइम की घटनाएं इसी किस्सा गोई में बता चुका हूँ, जिसमें अपने इकलौते पुत्र को मारने में माँ बाप ने कोई हिचक नहीं दिखाई थी। कारण बहुत छोटा सा था। बच्चों ने अपने माँ बाप को मारने में कोई हिचक नहीं दिखाई थी, कारण बहुत छोटा था। इसलिए ये हर आदमी की अपनी अपने मेंटल स्टेट पर डिपेंड करता है कि वो चीज़ों को किस तरह लेता है और कैसे रिएक्ट करता है। अब देखिए, आज समय पूरा हो रहा है और ये बहुत ज़्यादा सवाल हैं, बहुत ज़्यादा। मुझे ऐसा लगता है कि वो सवाल रिपीट हुए हैं और लगभग मैंने सारे सवालों का जवाब दे दिया है। अगर फिर भी कुछ रह गए हैं तो मैं मेल से उनको, अगर इसमें से भी कुछ रह गए हैं तो मैं मेल से उसका जवाब दे दूंगा। मनोज पांडे XD, इसके अलावा 10-12-15 मेल हैं करीबन। मैं खाली मेल भेजने वालों को, मनोज पांडे XD, उन्होंने तमाम चीज़ें लिखी हैं कि डॉक्टर साहब ने वयस्क होती अकेली लड़की के होते हुए हम उम्र नौकर को अंदर क्यों रखा, इस तरह की बातें लिखी हैं। श्री भास्कर दत्ता, इनका सवाल पहले कमेंट में था, वो मैं बता चुका हूँ। लेकिन सर आप एक रिलेटेड मैटर पर डिस्कस नहीं किए, वो है जो ब्लड स्टेन हाथ के निशान रूफ पे मिले थे। जी, मैं बता चुका हूँ इसके बारे में, मेरा मत। श्री राहुल कुमार साहब ये कहते हैं, राजेश तलवार ने हेमराज की डेड बॉडी को पहचाना क्यों नहीं, वो तो उनका नौकर था, उन्हीं के घर में रहता था, क्या इसका स्पष्टीकरण राजेश तलवार से नहीं मांगा गया? जी बिल्कुल मांगा गया, उनसे पूछा गया, तमाम बार क्वेश्चन आंसर में, नार्कोटिक्स में भी पूछा गया, आपने उसको पहचानने से इनकार क्यों किया? उन्होंने कहा कि मैं अपनी बेटी की अस्थियां चुनकर हरिद्वार जा रहा था, चेहरे से मैं उसको नहीं पहचान पा रहा था, मेरे दिमाग में इतना नहीं आया कि मैं उसके कपड़ों को देख के एक बार पहचानने की कोशिश करूं, इसलिए मैंने मना कर दिया था। विशाल कुमार कहते हैं कि आरुषि और राजेश के मेल से पता चला कि राजेश को आरुषि की रिलेशनशिप के बारे में पता था, इसलिए मेरा मानना है कि ये मर्डर प्री प्लान था। अब एविडेंसेस या सर्कमस्टांसेस तो ऐसे नहीं कहते कि ये प्री प्लान था, लेकिन ये था कि मर्डर है और इन्हीं कारणों से है जो जिस कारण के बारे में शायद पता था राजेश तलवार को। आई एम फ्रॉम कानपुर, ये निर्भय सिंह कहते हैं, आई रोट यू अर्लियर ऑल्सो अबाउट एपिसोड 484 बट हैवंट गॉट द आंसर। इन आरुषि केस, having seen your episodes, another theory seems possible. Arushi and Anmol got into the relationship and somehow Hemraj got to know it. He started blackmailing Arushi. Yes, मैंने अनमोल के बारे में जो बात बताई थी, मैंने यही कहा था उसमें कि अनमोल को और अच्छी तरह से, हालांकि वो 13-14 साल का बच्चा था, तो उसे अच्छी तरह से, भाई इतनी ज़्यादा कॉल सिर्फ 45 दिन में, मैंने शायद 688 कॉल बताई होंगी, इतनी ज़्यादा कॉल, तो अगर उससे पूछा जाता, ये बिल्कुल सही है कि उसका किसी भी तरह से इस हत्या में कोई इन्वॉल्वमेंट संभव नहीं है और है भी नहीं, कम से कम वो ये बात तो बता सकता था कि क्या कुछ ऐसा उसके दिमाग में चल रहा है, कोई दूसरा उसको छुड़े रहा है, कोई दूसरा उसको ब्लैकमेल कर रहा है। इतने इंटीमेट रिलेशनशिप के बॉयफ्रेंड से वो लड़की उसने बताया ज़रूर होगा, लेकिन समहाउ इस बात का कहीं जिक्र नहीं मिला मुझे नेट पर कि क्या क्या चीज़ें अनमोल से पूछी गई, और उसने बस ये कहा कि 10 घंटे की पूछताछ के बाद उसे घर जाने दिया गया। आपकी इस थ्योरी में दम है, इसीलिए मैंने कल जब अनमोल के बारे में बताया था तब मैंने ये भी रिमाइंड किया था कि एक मेल 29 मई को नोएडा पुलिस ने अदालत में दाखिल किया था, जिसमें वो था कि आई वॉन्ट टू डू इट अगेन जस्ट टू नो हाउ यू फील्स और हाउ इट फील्स, इस तरह से उसने लिखा था। निश्चित रूप से ये किसी सेक्सुअल रिलेशन की बात उसने अपने फादर को लिखी थी, उनको मेल की थी, तो और उनको शायद इस बात पर या उनकी जानकारी में आए हो इस बात पर एतराज़ था। तो आप जो बात लिख रहे हैं ये संभावना हो सकती है
लेकिन इतने एविडेंस, ये संभावना यहाँ तक तो हो सकती है कि हेमराज उसको ब्लैकमेल करता रहा हो और एक दिन राजेश तलवार ने इसी ब्लैकमेलिंग में उसको रंगे हाथ पकड़ लिया हो और तभी उसको मारा हो। दूसरी बार जब उसने गोल्फ क्लब को मारने की कोशिश की हो तो आरुषि के सिर पर लग गया। देखिए, एक के सिर पर और एक के माथे पर ठीक उसी जगह की चोट। मुझे ज़्यादा एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं है। क्या पोजीशन उस समय रही होगी जब दोनों के ऊपर, ये एज पर सेकेंड टीम ऑफ सीबीआई, जब दोनों के ऊपर वो गोल्फ क्लब चलाई गई होगी। मनोज पांडे, इनकी दूसरी मेल। तो मैं अब इसको यहीं पर ख़त्म करता हूँ क्योंकि काफ़ी टाइम हो गया है। थोड़ी बहुत शंकाएं हो सकता है शेष रह गई हों, लेकिन अब काफ़ी टाइम हो गया और एक आज का पूरा एपिसोड सिर्फ शंका समाधान में ही चला गया। तो हमें लगता है कि अब हमें बंद करना चाहिए और बस इसी नोट पर कि ईश्वर करे कि इस तरह की घटना किसी के घर में न हो। और फिर एक बार से वही बात कि आग और फूस को एक साथ मत रखिए। घर में महिलाएं, बच्चियां, लड़कियां अगर हैं तो अगर किसी मेल की एंट्री आपके यहाँ होती है उसको अच्छी तरह सुपरवाइज करिए, रेगुलेटेड एंट्री हो, आपकी निगाह हो, वरना यही सब कुछ हो सकता है जो आरुषि के साथ हुआ था। आशा है आप मेरी बात से सहमत होंगे। आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।